नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे प्रहार बैच में जो है खान सर का जो न्यू सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। ठीक है, ये क्लास नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका रहने वाला है। और डेली ये क्लास आपको याद रखना है, सुबह में 8 बजे आता है। और ये याद रखना रामबाण सेट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट दोस्तों रहने वाला है। खान सर का नया बुक अभी ये आया है मार्केट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कंप्लीटली यानी कि बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये नए सिलेबस 9th और 10th के आधार पे ये सेट बनाया गया और पिछले एग्जाम को देखते हुए ये सेट बनाया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सेट है। अच्छे से सभी लोग जो है इस सेट को एक से लेके यानी कि 100 प्रश्न आपको अच्छे से सेट लगाना है, सभी प्रश्नों को समझना है, अटेम्प्ट लेना है और देखना है कि इसमें आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्लास रहने वाला और ये आपको याद रखना है कि प्रहार बैच में ही आपका ये सारा क्लास चलता है। और प्रहार बैच में इसका पीडीएफ ऑलरेडी एक दिन पहले दे दिए हैं बनाने के लिए। ठीक है, मतलब रात में दे दिए हैं, अभी आप सुबह में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और प्रहार बैच जो अभी तक नहीं लिए 100% इसमें दोस्तों याद रखना बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, 100% इसमें आपको सफलता मिलेगा। ये बैच आज ही ले लेंगे। ठीक है, बैच लेने के लिए क्या करेंगे तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे। ठीक है, 93 41 54 24 10 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्लास को। ठीक है, पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दोस्तों नेता कौन थे, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखने क्या होगा, ये जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा, ये जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जॉर्ज वाशिंगटन क्या है तो याद रखना दोस्तों जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन भी है, ये यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी जो है सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाला दोस्तों कौन थे। ठीक है, कौन व्यापारी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम जो है 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने भारत पहुंचा था, ये यहाँ से ध्यान रखना। और याद रखना दोस्तों जो है वर्तमान में अगर पूछे स्वतंत्र देश जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश जो है हिंद चीन के फ्रांस के अधीन थे, ये यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि हिंद चीन में कौन कौन हो जाएगा तो आपका वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश आता है जो कि आपकी 10वीं कक्षा के हिस्ट्री में सिलेबस में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और एकदम ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको ये सेट बनाया गया खान सर के द्वारा, जो कि बेहद सेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बरदौली सत्याग्रह में किसने दोस्तों मुख्य भूमिका निभाया था तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है करके अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार क्या है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे किस घटना ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना है बी हो जाएगा, ये फ्रांस की जो है क्रांति हो जाएगा। क्या होगा, ये फ्रांस की क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था कब हुआ था तो याद रखना 1789 में हुआ था और लुई 16वां के समय में हुआ था। किसके समय में, लुई 16वां के समय में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट आपको बता रहे हैं इन सभी पॉइंट को आप जो है नोट करते जाएंगे कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे
बिस्मिल्लाह खां जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये पूछा जा रहा है। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ये शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को याद रखना भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म जो हुआ है याद रखना बिहार में ही हुआ है, डुमराव में। कहाँ पे? बिहार में ही डुमराव में हुआ था। बाद में इन्होंने दोस्तों अपना जो है चला गया, शिफ्ट हो गया था कहाँ पे? तो वाराणसी में दोस्तों शिफ्ट हो गया था, ध्यान रखना। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 7 का राइट आंसर बताइए। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था इसका मेन रीजन क्या था? तो पोलैंड द्वारा जर्मनी पर दोस्तों आक्रमण, ये मेन रीजन रहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो शुरुआत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की, याद रखना 1 सितंबर को 1939 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और 2 सितंबर याद रखना 1945 में क्या हुआ? ये आपका खत्म हो गया था। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, मेन रीजन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड द्वारा जो है किसने आक्रमण किया था? पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? अभी तुरंत बताएं, पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो याद रखना है 9 का राइट आंसर ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा दोस्तों किया गया था, जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में दोस्तों जाना जाता है? तो याद रखना मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या बोलते हैं? तो सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, शाम का तारा। ठीक है, भोर का तारा। ठीक है, या सबसे चमकीला भी पूछेगा, सबसे गर्म भी पूछेगा, सबसे गर्म भी पूछेगा। तो ये सभी जो है याद रखना शुक्र को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखना शुक्र से संबंधित पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ध्यान रखना। बुध जो होता है याद रखना है सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बृहस्पति याद रखना ये सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह भी है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे भारी ग्रह सौरमंडल में कौन है? ये बृहस्पति याद रखना। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे एल नीनो। एल नीनो शब्द है दोस्तों क्या? एल नीनो शब्द दोस्तों किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों याद रखना स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये समुद्री घटना एक दोस्तों होता है, याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजेंद्र सेतु कर किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गंगा नदी में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? और कई बार इस टाइप के प्रश्न आपको बताए हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पे जरूर बताते हैं। तो क्या यहाँ पे है? अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? तो ये देव प्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। कर्ण प्रयाग में क्या होता है? तो याद रखना कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडर नदी जो है, पिंडार नदी, ठीक है, ये मिलते हैं। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा जो देख रहे हैं ये विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबको आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। भारत की जो है जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? 14 का राइट आंसर बताना है कि भारत की जलवायु कैसी है। याद रखना ये सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत को जो बीचों बीच काटता है, याद रखना ये 23.5 डिग्री दोस्तों रेखा जो होता है ये काटता है उत्तरी अक्षांश के कर्क रेखा के द्वारा भारत में जो है काटा जाता है बीचों बीच से। ठीक है, कर्क रेखा पे याद रखना टोटल 8 राज्य बसे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखना ये बैच याद रखना प्रहार बैच, ये प्रहार बैच की दोस्तों ये क्लास है, ध्यान रखेंगे। इसमें जो है डेली आपको 8 बजे रात में ही ये सेट दे देते हैं बनाने के लिए। उसके बाद डेली सुबह में इसका क्लास होता है, डिस्कशन होता है।
ठीक है, याद रखना। इससे क्या होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और हर एक क्वेश्चन को आपको समझने का अच्छा से समय मिलता है। और आप एक तरह से समझिए कि डेली जो टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एक तरह से और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। प्रहार बैच दोस्तों याद रखना, लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे। ठीक है, 9341542410, 9341542410 दोस्तों ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये बैच ले लेंगे। और ये बैच याद रखना मात्र मिनिमम फी में 250 रुपया में दोस्तों कुछ भी नहीं लगा है, और 250 रुपया में हम आपको एग्जाम तक जितने भी टॉप प्रकाशन है उसका सेट प्रैक्टिस आपको रात में करवाते रहेंगे। उसके बाद 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, हिंदी जो है चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बिहार जीके चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, और A to Z चीज कंप्लीट तैयारी आपको ये प्रहार बैच में हो जाएगा। ठीक है, प्रहार बैच लेने से मतलब समझिए कि 100% आप जो है रिजल्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। एकदम टेंशन फ्री होकर इस बैच में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीकली आप लोगों की टेस्ट की भी व्यवस्था की है। वीकली आप लोगों का टेस्ट लेंगे एकदम एग्जाम के पैटर्न के आधार पे, और एकदम एग्जाम जैसा फील होगा आपको। ठीक है, तो वीकली आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे और उसका रैंक भी जारी किया जाएगा कि कितना रैंक पे आप है, और टॉप 10 में जो आएगा उसका रिजल्ट आपको यूट्यूब पे घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है, एक रणनीति के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर दोस्तों आपको सफलता मिलेगा, और 100% दोस्तों आपको जो सफलता मिलेगा ये प्रहार बैच में। बस आप लोग मन लगा के प्रहार बैच को दोस्तों पढ़िए, प्रहार बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, प्रहार बैच बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मात्र 250 रुपया है, बहुत सारा चीज मिलेगा इसमें। ई बुक हो गया, चाहे हिंदी का ई बुक आएगा, चाहे प्रैक्टिस सीट अगर आएगा, सारा चीज आपको इसमें फ्री में मिलेगा। वन टाइम ये आपका है, यानी कि एक बार 250 रुपया लगा कर अगर ये बैच ले लेते हैं, एग्जाम तक टेंशन फ्री, सारा चीज आपको जो है हम करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम पास करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वुलर झील कहाँ होता है, याद रखना ये जम्मू कश्मीर दोस्तों स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। कैसे याद करेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, तो सेब सबका जो है ज्यादा उत्पादन होता है, फल फूल का। ठीक है, तो फल फूल मीठे होते हैं, इस प्रकार से याद रखना वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़े अगर पूछे खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील होता है, जो कि आपको उड़ीसा में है, ध्यान रखना। ये बड़ा और मीठे पानी की बड़ा और खारे पानी की बड़ा, ये दोनों का आप अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हिमालय पर्वत की जो है उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, 16 का राइट आंसर याद रखना, ये हिमाद्री हो जाएगा। क्या होगा, हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहां से याद रखना, हिमाद्री इसका करेक्ट आंसर होगा। शिवालिक पर्वत एक आता है जो कि आपको उत्पाद पुलिस में ये पूछा गया था। शिवालिक पर्वत याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में होता है, एचपी में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो याद रखना ये सी हो जाएगा दोस्तों, ये जादव पोयंग को। किसको जानते हैं, जादव पोयंग को जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जादव, याद रखना ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। इससे पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको जो हटाया जा सकता है किसके माध्यम से, तो याद रखना 18 का राइट आंसर से ये महाभियोग के माध्यम से ही हटा सकते हैं। जिस प्रकार से आप राष्ट्रपति को हटाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को, उसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश को भी आप हटा सकते हैं, तो महाभियोग के माध्यम से ही हटा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखें दोस्तों ये एक अनुच्छेद है 124 के 4 के तहत ये जो है आप महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश पर मुख्य न्यायाधीश पर। ठीक है, संसद के आपको समावेदन पर ही आपको चलाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत की यहाँ पे जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत की पहले जो है महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर ये प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहली आदिवासी महिला भी होता है, ये भी यहाँ से याद रखना द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएं, ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना, बहुत भिविया रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में जो है अंतिम सत्ता निहित होती है किसमें। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होती है, याद रखना ये जनता में। किसमें, जनता में, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ठीक है, यानी कि अंतिम निर्णय जो लेता है जनता ही लेता है और जनता के जो निर्णय से ही कोई सरकार बनाता है। ये आपका लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी यानी कि खूबसूरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। भारत के जो है केग, भारत के केग यानी कि केग का फुल फॉर्म जो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। केग की नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखने राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है कौन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है ये पूछा जा रहा है। तो भारत के पहले जो नागरिक अभी हो जाएगा, अभी अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत के पहले नागरिक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि ये 22 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। भारत की जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से मीरा कुमार। क्या होगा ये मीरा कुमार दोस्तों याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। और 1952 में ही दोस्तों ये बनी थी। ठीक है, 1952 में ये बनी थी, पहले लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था आम लोकसभा का 1951-52 में, उसी समय ये बनी थे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। इस ऑप्शन में से बताना है कि सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन बने हैं। 24 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना चाहिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, उसमें भी ये संसद के अनुमोदन पे ही आपका होता है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है। संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी एक बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है। संपत्ति का अधिकार जो जोड़ा गया था तो 7 मौलिक अधिकार हो गया, लेकिन बाद में क्या किया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे फिर से हटा दिया गया। और कौन से अधिकार बना दिया गया, तो याद रखना ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अभी जो वर्तमान में अगर पूछे संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है किसे प्रस्तुत करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों देता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर रहेगा, बी जो है यहाँ से याद रखना। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि उस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का। देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना ये 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये डी यहाँ से जो है याद रखना, 5 वर्ष का ही इसका जो है कार्य होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत 63 अनुच्छेद में इसका उल्लेख भी किया गया, याद रखना। और उपराष्ट्रपति जो होता है याद रखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित जो है संविधान लागू किया गया था। सबसे पहले लिखित संविधान जो लागू किया गया था, याद रखना 29 का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अमेरिका में दोस्तों ये लागू किया गया था, कहाँ पे, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो है आपको ब्रिटेन का पूछे संविधान कैसा है, तो याद रखना अर्धलिखित है, अलिखित है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि भारत के विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो याद रखना वो अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, ये सभी पॉइंट है संविधान से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है। भारत सरकार का प्रथम लीगल अपीलत यानी कि ऑफिसर जो यहाँ पे है कौन है, 30 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना, यानी कि कानून अधिकारी जो होता है कौन है, भारत के प्रथम कानूनी अधिकार, याद रखना अधिकारी ये महान्यायवादी होता है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों याद रखना ये जो आपका है महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है, याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत इसका जो है नियुक्ति किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण है।
यानी कि क्या कारण है कि किसान 3 विभिन्न फसल उगाते हैं, ठीक है। या राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने का मुख्य कारण यही माना जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है क्या। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का ए हो जाएगा दोस्तों, ये कार्यशील पूंजी। क्या होगा ये, कार्यशील पूंजी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ से जो है आप याद रखना, कार्यशील पूंजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत जैसे देश में करें कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है यहाँ पे उत्पादन की साधन क्या है। उत्पादन की साधन क्या है। 33 का राइट आंसर देखेंगे बी हो जाएगा दोस्तों, श्रम हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में दोस्तों आपको मिलेगा श्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में क्या है, तो भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसी कारण आपको यहाँ से याद रखना श्रम इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है किसके लिए अधिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत मतलब दूध। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दूध यानी कि उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ से भूमि होता है और श्रम और भौतिक यानी कि जो है पूंजी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ से आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की जो है कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। पर्यवेक्षण जो है कौन करता है। 36 का करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का दोस्तों यहाँ पे करेंगे तात्पर्य क्या होता है, बहुत भिविया रहेगा क्योंकि आपको फुल फॉर्म जो एग्जाम में 3 से 4 पूछ लेता है, कभी कभी 2 तो कंफर्म पूछता है। तो जीडीपी का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि अल्प बेरोजगारी। क्या यहाँ पे अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होता है। अल्प बेरोजगारी दोस्तों होने का जो मेन कारण है ये कब होता है, ध्यान रखना, ये सी हो जाएगा, जब अपनी क्षमता से जो है कम काम करते हैं। देखिए अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि देखिए कम काम करते हैं मतलब क्या, इसको काम ही नहीं मिलता है, तो वो आपका होता है अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पूंजीकृत की है, ठीक है। ये कहाँ पे किया है, ये 2021 के अनुसार। तो 40 का राइट आंसर याद रखनी है, बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। राष्ट्रीय आय का जो मतलब है क्या होता है। 41 का दोस्तों ये डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से जो है आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम दोस्तों रखा गया क्या। मोटेरा का क्या नया नाम है, ठीक है, जो कि आपको अहमदाबाद साबरमती में पड़ता है। इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से जो है आप याद रखना, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिरोशिमा पुस्तक के लेखक कौन है, कविता के लेखक यहाँ से पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना हिरोशिमा का दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद और वत्सायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अज्ञेय। याद रखना डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, मधुबनी लोक चित्र कला शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी कहाँ पे है, बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न पूछा जाता है, सभी लोग जानता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में दोस्तों स्थित है,
1945 का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? तो द हेग, क्या होगा? ये हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। द हेग कहाँ पे है? याद रखना नीदरलैंड में दोस्तों स्थित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया पता है? याद रखना 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंबेडकर जयंती जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना। ठीक है। चलिए आगे ला, यहाँ पे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस सभी लोग जानते हैं। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी यहाँ से याद रखना। WHO की यहाँ पे बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है। 1948 में इसकी भी स्थापना होता है। याद रखना, इसका मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर का एसआई मात्रक, एम्पियर की एसआई इकाई है। देखिए एम्पियर किसकी इकाई है यहाँ पे से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 48 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की ये मात्रक है। ठीक है। विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा। ठीक है। याद रखना, कंफ्यूजन मत कर जाना कि ऑप्शन में नहीं है। विद्युत धारा मतलब विद्युत प्रवाह, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, न्यूटन का करक सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है, ये पूछा जा रहा है। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि आज भी जो है उपग्रहों के जो है प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज भी जो है उपग्रह के प्रक्षेपण जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, 50 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार किया, यानी कि दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? याद रखना, ये क्वांटम फिजिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ये बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे दोस्तों एक पूछा जा रहा है कि कथनों को पढ़े और सही विकल्प का जो यहाँ पे चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का जो है चयन आप लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा ये, तो देखिए यहाँ पे क्या करें, सही विकल्प यहाँ पे। ठीक है। तो सही विकल्प अगर हम लोग चुनेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये बी आपका दोस्तों यहाँ से हो जाता है, यानी कि बी में जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा दिया है, थोड़ा मैनेज करेंगे। बी हो जाएगा। एक सही और दो यहाँ पे क्या है? गलत है। दो क्या है? गलत है। पहला यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे, पहला यहाँ पे कथन यहाँ पे है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग जब विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संस्करण में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पारस्परिक रूप से जो है मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। कई बार बताएं, बिल्कुल ये आपका सही है। दो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा यहाँ पे कि द्रवों का जो है घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों का जो यानी कि घनत्व को नापा जाता है, ये जो है किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है? 53 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। ये पिकोनोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? पिकोनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? बैगनी रंग के जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? और सेम प्रश्न आपको ये बिहार एसएससी में हो गया, बिहार पुलिस में हो गया, ये 2 बार पूछा गया है। तो बैगनी रंग के जो है प्रकाश की तरंग दोस्तों कितना होता है, ये पूछ रहा है। 54 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये 455 से लेकर के 390 mm तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब एग्जाम में पूछा था तो ऑप्शन क्या दिया था? तो 450 से दिया था, 380 दिया था। ठीक है। तो ये रेंज आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको एग्जाम में कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा जो है रसायन आतिशबाजी के प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? हरा रंग के लिए। हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? याद रखना, ये आपको जो है हरा रंग जो है दोस्तों याद रखना बेरियम के कारण। किस कारण? बेरियम के कारण हो जाएगा। और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रासियम के कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? तो हरा रंग है, तो क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है। कॉपर क्लोराइड के कारण भी दोस्तों उत्पन्न होता है नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग दोस्तों ये प्राप्त होता है, ध्यान रखना। स्ट्रांसियम के बारे में बता दिए, लाल रंग आपको यहाँ से प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रेट में क्या होता है? तो पीला रंग दोस्तों प्राप्त होता है। ये सभी रंग आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आतिशबाजी के दौरान ये आपका होता है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा? सर्दियों के दौरान जो है बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताना है क्योंकि क्यों।
तो 56 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को जो है कम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक अधातु और कक्षीय तापमान पर जो है वृद्धि अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में जो होती है कौन सा हो जाएगा, कई बार बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या होगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको क्या होता है, तो एक तत्व अधातु है और जो कि कक्षीय तापमान पे द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है रासायनिक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। किस तत्व की, यानी कि दोस्तों पूछ रहे कि किस तत्व की रासायनिक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। 58 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 58 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है ये आपका 98 का बी हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि ये किसका सूत्र है, CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, ये किसका सूत्र है, ये पहले भी आपको बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका एथिल एथोनेट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं मक्खन का उदाहरण। देखिए मक्खन डैश का उदाहरण है, ये पूछ रहा है मक्खन जो है किसका उदाहरण है, 60 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना दोस्तों ये सी हो जाएगा, पायस का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो कैसा लग रहा है सभी लोग लाइक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों ये प्रहार बैच की क्लास है। प्रहार बैच अगर आप नहीं लिए अभी तक तो इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर लीजिए। ठीक है, कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर उधर से आपको डिटेल्स भेजेगा, उसके अनुसार से आप प्रहार बैच ले सकते हैं। और ये जरूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से याद रखना ये वैकेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी के बाद नेक्स्ट वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आएगा। ठीक है, इसीलिए आप जो है अच्छे से ये प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए और 100% दीजिए, 100% आपको सफलता ये प्रहार बैच से जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के ठीक है 10 अनुमान नहीं होते हैं, 10 अनुमान नहीं होते हैं। 61 का राइट आंसर यहाँ से बताइए, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, यहाँ से एप्सम साल्ट हो जाएगा। क्या होगा ये, एप्सम साल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी जो है यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती को, तो अंगूर की खेती दोस्तों याद रखना ये क्या कहलाता है, तो ये बीटी कल्चर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। रेशम कीट का क्या होता है, तो सेरी कल्चर। रेशम कीट अगर पूछे तो सेरी कल्चर यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से जो मेरी कल्चर आपको दिख रहा है ये सहतूत उगाना। ठीक है, रेशम कीट के हेतु जो सहतूत उगाया जाता है उसके लिए आपका जो है मेरी कल्चर का उपयोग किया जाता है, मेरी कल्चर आपका नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि कौन सा विटामिन 6 का जो है दूसरा नाम है। विटामिन 6 की यहाँ पे बात कर रहा है, क्या हो जाएगा ये पैराडॉक्सिन, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप जो है क्या होता है। 64 का देखेंगे तो ये ए हो जाएगा दोस्तों, टोबैको मोजेक वायरस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ए यहाँ से ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न दोस्तों देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से पैदा होता है, याद रखने अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। इंसुलिन एक हार्मोन है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे कर यहाँ पे कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है सीवी रमन ने जीता था। 66 का करेक्ट आंसर याद रखना, भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें भी याद रखना रमन प्रभाव के लिए दोस्तों इन्होंने जो है भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार जीता था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा किया गया। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 4 रक्त समूह होता है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया और AB हो गया और O हो गया, तो इनका खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ये किया गया है। 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला यहाँ पे है कि पुष्प के जो है किस हिस्से में पराग का यहाँ पे जो है उत्पादन होता है, किसका, पराग का यहाँ पे करेक्ट उत्पादन होता है। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये पराग कोष यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये पराग कोष दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो ये कोकस, कोकस दोस्तों याद रखना, एक अंडाकार या गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, एक दो आपका जहाँ से रीजनिंग के सवाल है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप 2-3 प्रश्न आपकी एग्जाम में रीजनिंग से भी पूछिए, हालांकि सिलेबस में अभी नहीं दिया गया है लेकिन पूछ सकता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एक आंसर के द्वारा निकाला गया सेट है, तो आप जानवे करते हैं कितना दोस्तों इसके सेट को हो चाहे क्वेश्चन को टेकअप किया जाता है बोर्ड के द्वारा, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है यानी कि रीजनिंग को भी जो है समझते जाएंगे कि क्या क्या रीजनिंग में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे जैसे आपका करेगा वैसे वैसे आप लोगों को करते जाना है, राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़िए पहले, एक वृत्ताकार मेज है, क्या है, वृत्ताकार मेज। तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, ये वृत्ताकार हम मेज बना लिए, उसके बाद उस पर जो है मेज पर 8 व्यक्ति है, सबसे पहले हम 8 व्यक्ति को एडजस्ट कर लेंगे, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे बनाने की कोशिश करना। ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया, 8 व्यक्ति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी जो है एक दूसरे की तरफ देख रहा है, यानी कि ये केंद्र की तरफ यहाँ पे दोस्तों देख रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये पॉइंट सब आप पढ़ना पड़ेगा। ए जो है ई और जी के बीच है, ए क्या है, ए और ई और जी के बीच है, ई और जी के बीच है। तो मान लेते हैं अगर ये ई है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से ए हो जाएगा, तब यहाँ से जी होगा, क्योंकि ई और ए जी के बीच ए है, हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करें, जी जो है एफ के दाएं ओर से दूसरा है, जी यहाँ पे क्या है, तो एफ के दोस्तों यहाँ पे जो है दाएं ओर से दूसरा है, एफ के दाएं ओर से क्या है, तो दूसरा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ दे देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया ना, जी हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़िए फिर, ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एच जो है डी और बी के बीच है, एच क्या है, तो डी और बी के बीच है, तो एच यहाँ पे देंगे, ठीक है, और डी यहाँ पे देंगे, और ये आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे दोस्तों दिया है कि उसके बाद दिया है बीच में एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे, एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है ना, ये एफ के यहाँ पे, एफ के बाद बी है, फिर आपका एच है, हो गया। अब जो बचा उसको यहाँ पे डाल दीजिए, सी बचा हुआ था, सी यहाँ से हम डाल दिए। ठीक है, अब क्या करें, लास्ट में ये पढ़ना है, क्या दिया है कि ए और बी एक दूसरे के सामने है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ए और बी है ना एक दूसरे के सामने, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, यानी कि सही आपका ये जो है यानी कि फिगर आपको बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे करें ई और एच के बीच, ई और एच के बीच कौन बैठा है, अब ध्यान दीजिए, ई और एच, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एच है, इसके बीच कौन बैठा है, डी बैठा है ना, यानी कि ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डी जो है दोस्तों ये इन दोनों के बीच बैठा हुआ है। तो आप लोग कॉपी पे बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, मेरी माँ के, ठीक है, मेरी माँ के यहाँ पे दोस्तों कर है, तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो हम आर मान लेते हैं राधा, ठीक है, इधर आपका एक सीता हो यहाँ से मान लेते हैं, मान लिए क्या करा यहाँ पे कि राधा ने सीता से कहा कि मेरी माँ, यानी कि आर की माँ, आर की यहाँ पे माँ बना दीजिए, यानी कि माइनस का चिन्ह दे दिए तो आपका स्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो माँ बना दिए, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, इकलौते भाई है यहाँ पे, ठीक है, इकलौते भाई का पुत्र है, तो यहाँ पे इकलौते भाई कर दीजिए। ठीक है, इकलौते भाई का पुत्र दोस्तों यहाँ पे है, तो इकलौते भाई का पुत्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया, भाई यहाँ पे है, तो राधा का सीता से क्या संबंध है, यानी कि इसका जब भाई है दोस्तों, ये सीता का तो भाई हो गया ना ये, तो राधा का संबंध क्या हो जाएगा सीता से, ये बताइए। तो यानी कि जो है इसके, यानी कि देखिए राधा के जो है यहाँ पे यानी कि इसके पिता के जो है, यानी कि सीता का संबंध जो राधा से होगा, तो सीता के पिता के जो है बहन की बेटी है, पुत्री है, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है, इस पैटर्न को जो है फॉलो करके ये व्हाट के जगह पे क्या होगा ये आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और सभी को जोड़ दिया है, राइट आंसर निकल गया। उसी प्रकार से आप इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, इन सभी को आप जो है स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलेगा, तो याद रखना ये 454 दोस्तों आपको निकल जाएगा, कितना 454 निकल जाएगा, ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। देखिए सहअभाज्य क्या होता है, जिसका कोफैक्टर 2 हो, यानी कि या तो 1 से कटेगा या तो दोस्तों ये स्वयं से कटेगा। देखिए 11 जो है 1 से कट रहा है या तो स्वयं से कट रहा है, 13 भी सेम है, यानी कि ये आपका सही है, नहीं है ये, ठीक है। 17 और 23 सेम कंडीशन में है, 15 और आपको यहाँ से जो है 15 और 17 यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका यहाँ से दोस्तों डाउट हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से जो है 17 और 34 दिया है, और यहाँ पे डी में दिया है 15 और जहाँ से क्या दिया है तो 17 भी दिया है, ठीक है। 15 और 17 यहाँ से आपको दिया है, लेकिन राइट आंसर यहाँ से क्या दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 15 के जगह पे आप दोस्तों जो है 13 कर लीजिए, ठीक है। अब राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 34 जो है 2 के अलावा भी कट सकता है, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और आपको जो है 17 से भी कटेगा, और आपको जो है खुद से भी कटेगा, यानी कि ये आपका सहअभाज्य में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है यहाँ पे दोस्तों जो है मान निकालना है, तो एकदम इजी है। क्या करेंगे, दशमलव उड़ा लेंगे, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल आप निकाल लेंगे, राइट आंसर निकलेगा जो, उसमें आप यानी कि जो भी वर्गमूल निकाले होगा उसमें आप भाग दे देंगे, ठीक है। ये 5 आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको 30 बचेगा और 625, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 175, और 1225 का जो वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा ये आपका 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, इसलिए राइट आंसर 5 यहाँ से हो जाएगा। और इसी टाइप के सवाल आपको मैथ एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कहीं से हार्ड क्वेश्चन या बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन सब पूछा जाता है, जो कि हम प्रहार बैच में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये खान सर का सेट है और ये सेट नंबर पहला है, और अभी अभी दोस्तों ये सेट निकाला गया है, जो कि बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। और ये भी सेट हम आपको जो है प्रहार बैच में कंप्लीट करा देंगे, और आपका इसका सोल्यूशन जो आपको प्रहार बैच में जो है कंप्लीट PDF आपको प्रहार बैच में दे दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका भी सरलीकरण करना है, कुछ नहीं करना है, आप जैसे जैसे कर रहे हैं भिन्न जोड़ आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से 1/4 निकल जाता है दोस्तों, 4 यहाँ से 1/4, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट और प्रश्न में ही आंसर छुपा है। कहे कि 2 उम्मीदवार के बीच एक ही चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 1854 मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले को, हारने वाले को कितना तो 618 मत प्राप्त हुआ। तो दोनों उम्मीदवारों में प्राप्त कुल मतों में कितने प्रतिशत जीतने वाले को मिला, तो कुल जो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों को जोड़िए, कुल कितना हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कुल निकल जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2472 हो जाता है। और इसी का करे कि जीतने वाला, तो जीतने वाले को कितना मिला है, 1854 मिला है, तो 24 और 72 का जो है x% निकाल लीजिए बट्टा 100, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1854 हो जाएगा, ठीक है, 1854 हो जाता है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो x बराबर दोस्तों आपको निकल जाएगा ये 75%, जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि यदि 63 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य यानी कि CP 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कई बार बताएं, देखिए 63 CP, ठीक है, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 SP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे CP बटे क्या करेंगे हम लोग, SP करेंगे, CP बटे SP करेंगे, C यहाँ पे दोस्तों जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और S यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखिए लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CP 54 है और SP कितना है, 63 है, तो लाभ हो रहा है, कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 9 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 9 गुना 100, और हमेशा बट्टे में क्या होता है, CP होता है, तो यानी कि 54 हो जाएगा, यानी कि 54 यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से निकालेंगे तो नछा के 54, और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 पचे 50, 50 बट्टे यहाँ से आपको 3 निकला, 16 तिया 48, 16.2/3 यहाँ से क्या होगा, लाभ होगा, 16.2/3% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ से डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है, जैसे जैसे बताए हैं आपको आराम से बना लेना है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्रमिक छूटों का, ये भी आपको बट्टा वाला सवाल में बताए हैं, ठीक है, बट्टा में यानी कि बट्टा में सवाल बताया हुआ है, ठीक है। देखिए याद रखना दोस्तों, 20 क्लास आप लोगों को मैथ का जो पिछले बार करवाए थे, अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है, अभी आपको प्रहार बैच में से शुरू नहीं हुआ है, प्रहार बैच में भी आपको पढ़ाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तब तक ये 20 क्लास का PDF ऑलरेडी आपको जो है पेड बैच में दे दिए हैं, और उसका वीडियो का लिंक भी दे दिए हैं, ठीक है। तो इसे आप जरूर एक बार अच्छे से रिविजन करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये प्रश्न यहाँ पे क्या करें, ये प्रश्न करें कि 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपया का जो दोस्तों सूची वाला मूल्य था, MRP वाला था, वो 90 रुपया में अब उपलब्ध है। पहला जो छूट दिया, दूसरी देखिए, यदि दूसरी छूट यहाँ पे दोस्तों 9 दिया है, तो पहली छूट निकालना है, पहला यानी कि एक छूट दे दिया 9, तो दूसरी कितना होगा, सीधा कह सकते हैं, ठीक है। तो 120 रुपया की एक वस्तु है,
इसको मान लेते हैं कि x% छूट दिया गया, यानी कि कितना हो जाएगा ये 100 माइनस एक्स, अब बट्टा यहाँ से इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत पे ये पहला छूट दिया, उसी पे फिर यहाँ पे 9% का छूट दिया, यानी कि 9% छूट दिया तो 81 पे बेचा, ठीक है, और बाद में इसको कितना रुपया में बेचा, यानी उपलब्ध है ये 90 रुपया में। अब काट दीजिए, राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा, 0 और 0 यहाँ से आपका कट जाएगा, 9 9 में 81 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको दोस्तों निकल जाएगा, x बराबर दोस्तों कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 82.42 निकलेगा। लेकिन ये तो आपको 100% पे बनाना है, 100% बनाने में क्या करेंगे, 100 माइनस जो है 82 पॉइंट जो है आप 42 कर लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ये जो माने हैं आप 100 माइनस एक्स माने और एक्स का मान इतना निकला है, तो जितना आपको घटा के होगा उतने ने छूट दिया है, तो छूट यहाँ से कितना हो जाएगा 17.58। ऑप्शन नंबर ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन में आपको जो है पीडीएफ जो देंगे आपको प्रहार बैच में, तो कंप्लीट सॉल्यूशन वाला देंगे, ठीक है, व्याख्या वाला। राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो है भीम की आयु राम से दोगुनी होगी, तो राम का वर्तमान आयु कितना होगा, ठीक है, इजी सवाल है, इसको भी आप लोग खुद से बनाने का सॉल्व करेंगे। राम का x मान लेना, ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ से जो है क्या होगा, तो राम का जब x मानेंगे तो भीम से क्या है 6 वर्ष कम है, तो भीम का कितना हो जाएगा x+6 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कि भीम क्या है बड़ा है, राम छोटा है, ठीक है, ये आपका बनाना है इस प्रकार से, पीडीएफ में भी सोल्यूशन दे देंगे, ईजी ही है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ये फार्मूला ही है, याद रखना है इसको, ठीक है, एक प्रकार से सही मूलानुपात का जो फार्मूला आपसे पूछा गया, तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर दोस्तों आपको जो निकल जाता है ये डी निकल जाएगा, ठीक है, बहुलक माइनस माध्य बटे 3 बराबर माध्यिका माइनस जो है माध्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसको जो कोना कोनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको निकल जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, आपको यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, 3 यानी कि बहुलक बराबर फार्मूला ही होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, आप लिख लेंगे प्रश्न को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का दोस्तों ये बी हो जाएगा, यानी कि 2 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, 2 रूप यहाँ से दोस्तों याद रखना, एक आपका जो है मौखिक और दूसरा एक लिखित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई शब्द दोस्तों कह रहा है कि कोई शब्द जो है जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, ठीक है, और उस वाक्य में दोस्तों प्रयुक्त होता है हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, ये आपका पद कहलाता है, तब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अर्थ के आधार पे जो है वाक्य का आधार यहाँ पे जो है प्रकार जो होते हैं 8 हो जाता है, और इसमें से कौन एक नहीं है, तो आपका जो है प्रश्नबोधक अर्थ यानी कि आज्ञार्थक नहीं है, ये यहाँ से नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वस्तुओं की यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को नाम दिया जाता है क्या, वस्तुओं की विशेषता जो बताता है, तो वस्तु की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों विशेषण कहते हैं ना। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, संज्ञा दिया है, क्रिया दिया है, सर्वनाम दिया है, आप तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये परिभाषा याद करना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत बना के आता। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो वस्तु की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण दोस्तों कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि वह घर पहुंच गया, क्या यहाँ पे है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया जो है किस क्रिया का उदाहरण है, ये किस क्रिया का उदाहरण है, 85 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सूरदास का जो है काव्य किस भाषा से रचित है, सूर्यदास का काव्य किस भाषा में रचित है, 86 का राइट आंसर बताना है, किस भाषा में रचित है ये कह रहे हैं, तो किस भाषा में हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये वज्र भाषा में, किस में, वज्र भाषा में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है कि जिस संज्ञा से दोस्तों कह रहे किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का जो ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, धर्म गुण अवस्था की ज्ञान हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं, तो इसे कौन सा संज्ञा कहेंगे, तो इसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा, उसके भाव को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है, संज्ञा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। चौराहा दोस्तों यहाँ पे करें कि जिस तरह का सामाजिक शब्द बताइए, यानी कि चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है या कौन सा समास है चौराहा में, 88 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, ये द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे शब्द लगा हुआ 4 चौराहा यानी कि 4 लगा हुआ है,
ठीक है, चौराहा 4 यहाँ पे लगा है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 4 ब्लैंक स्पेस, क्या यहाँ पे है 4 ब्लैंक स्पेस में चूज करना है क्या होगा, ठीक है। दिया यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे सन डीगो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर, ठीक है। 89 का जो राइट आंसर यहाँ होगा तो द का यहाँ पे दोस्तों प्रयोग जहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या है, एक स्पेशल नाम यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिया गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया यहाँ पे है कि द मास्टर से हैव यू सीन द मैप, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा। यहाँ से द मास्टर इंक्वायरी इफ ही हैज सीन द मैप, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश बस अच्छे से रिवीजन करते जाना, इसी में आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम इंग्लिश में अगर रिवीजन करते करते भी 3 से 4 नंबर ले आएंगे तो आप आराम से स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश को भी रिविजन करते रहना है, ठीक है। द एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आर्टिफिशियल का उल्टा यहाँ पे क्या होगा ये पूछे जा रहा है। 91 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आर्टिफिशियल का जो उल्टा हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो जाएगा। चले आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे कि पुरल यहाँ पे जो है गॉसिस, ठीक है, गॉसिस का यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या होगा, ये सी हो जाएगा, गीस। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द वर्ड, इसके लिए चुनना है एक बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर दोस्तों, तो 93 का जो है सी हो जाएगा ये आपका, यानी कि एक्सेसिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक, फिर से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पे दिया गया है। ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन, ठीक है। 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हैड टेकन यहाँ पे होगा, हैड टेकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि इंडल्जेंस डैश ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड टू रेन, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, इन यहाँ पे होना चाहिए, इन ड्रिंक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर, क्या दिया, वर्ड फ्रॉम द चूज विच द सिमिलर वर्ड आस्क द इंसलिमेंट का यहाँ पे जो है सिमिलर वर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा ये, सी आपका हो जाएगा यहाँ से रिगोरियस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर जो कि आपको दोस्तों प्रत्येक रविवार को जो है सुबह में 8 बजे वो क्लास होता है, यानी कि करंट अफेयर का क्लास प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे लाइव होता है, जो कि आपको एक सप्ताह का हम करवाते जा रहे हैं अभी से, तो उसे भी कवर करते जाएंगे आप लोग, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर से कम 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्या पूछ रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, G20 का, तो G20 पे कहाँ किया गया था, तो याद रखना रियो डी जेनेरो ब्राजील में दोस्तों 2024 में हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अफ्रीकी संघ AU, ठीक है, यानी कि G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, अफ्रीकी संघ ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 2023 में इन्होंने किया था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुआयामी दोस्तों, यहाँ पे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा गरीब दोस्तों कहाँ पे है, 99 का राइट आंसर याद रखना, ये भारत में, कहाँ पे, भारत में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना, भारत में, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता या कौशल विकास की प्रावधान किया जाए। 100 का राइट आंसर, ये अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको प्रहार बैच के तहत जो है खान सर का जो पहला सेट है, नया प्रैक्टिस सेट जो आया है मार्केट में, उसका ये पहला सेट था, ठीक है। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और एक दोस्तों जो है एम बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि हमको जो है किसी भी तरह इस बार जो है 19,838 वैकेंसी में नौकरी लेना है,
चाहे जितना पढ़ना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, हम करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बैच, जो भी प्रहार बैच अभी नहीं लिए हैं, प्रहार बैच ले लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपको 100% सिलेक्शन होगा, इतना हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे जो है मटेरियल, और इतना आपको PDF हो चाहे क्लासेस हो, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे PYQ हो, हिंदी हो, बिहार जीके हो, चाहे आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, A to Z चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज हो, सारा चीज़, ठीक है। एक कंप्लीट पैकेज है प्रहार बैच, आज ही परचेस करके आप लोग जो है फिक्स कर लेंगे अपना सीट को, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों आखिरी जानकारी, जो भी नए हैं इस चैनल पे, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।